हाय गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू ज्ञानांजलि फिजिक्स क्लासेस। काफ़ी लंबी छुट्टियों के बाद एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में। बीते दिनों आपने रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। बीते दिनों के लिए एक बार पुनः शुभकामनाएं देता हूं और मैं चाहता हूं कि जिस तरह पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरे जोश व जुनून के साथ आप लोगों ने अपना त्यौहार मनाया है, अब उसी जोश व जुनून के साथ, उसी उत्साह के साथ आप लोग एक बार फिर पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज से आप लोगों की कंटिन्यू क्लासेस स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है कि वो अब बिल्कुल अपने स्टडी के लिए एक्टिव हो जाएं। जैसा भी था अभी तक, जितने भी क्लासें हो पाई उसे एक बार रिवाइज करें और नेक्स्ट क्लास के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होकर बैठें और बिल्कुल भी क्लास मिस ना करें। जो भी मित्र हमसे आज नए जुड़ रहे हैं वो सबसे पहला तो काम ये करेंगे कि चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेंगे, ताकि उनको अगले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और बिना देरी किए मैं सीधे चलूँ अपने टॉपिक पर। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड को कंप्लीट किया था, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। तो आज हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम पे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। जो हमारा पहला टॉपिक है आज आपका एरिया वेक्टर, यानी कि क्षेत्रफल सदिश। तो क्या होता है क्षेत्रफल सदिश, जरा चर्चा करेंगे इस पर। तो भैया क्या बोल रहे हैं हम, एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश आखिर है क्या? तो दो चीजें जुड़ी हैं, इसमें गौर कीजिएगा। पहला है आपका एरिया, दूसरा वेक्टर। अगर एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर बेसिकली 2 पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, एक एरिया और दूसरा वेक्टर। यानी एरिया का मतलब क्षेत्रफल से है और वेक्टर का मतलब डायरेक्शन ही सदिश से है। गौर फरमाइएगा, मान लेते हैं ये कोई क्या है, एक सरफेस है। ये कोई सरफेस है, यहाँ पर बाउंड्री रीजन जो आपका दिख रहा है, इसका जो एरिया है कंसीडर करते हैं कैपिटल ए। क्या कंसीडर करते हैं? इसका जो एरिया है कैपिटल ए कंसीडर करते हैं। तो आखिर एरिया वेक्टर क्या होगा, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो समझिएगा, जो एरिया वेक्टर होता है या क्षेत्रफल होता है, समझिएगा, किसी भी पृष्ठ के अभिलंबोत सदिश को, समझिएगा, कोई सरफेस होगा उसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं? एरिया वेक्टर बोलते हैं। किसी भी पृष्ठ के अभिलंबोत सदिश को हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं, यानी कि एरिया वेक्टर कहते हैं। समझिएगा, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बिल्कुल समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लेते हैं ये आपके सामने एक मुखी देख लेते हैं, ठीक है, तो देख लीजिए ये क्या है, ये कोई सरफेस है मान लेते, ठीक है। इसका एरिया कितना दिख रहा है आपको? मान लेते इसका एरिया कंसीडर करते हैं ए है। ये आपके सामने एक सरफेस दिख रहा है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ये आपको मार्कर दिख रहा है ना, इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन मार्कर की है, ये क्या हो जाएगी? आपके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हुई। क्लियर है ना? तो एरिया वेक्टर क्या हुआ? किसी भी पृष्ठ के, किसी भी सरफेस के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है उसे क्या बोलते हैं? एरिया वेक्टर बोलते हैं। क्लियर? अब इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो एरिया वेक्टर को हम वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने कहा कि कंसीडर किया हमने इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो एरिया है कैपिटल ए है, तो जो वेक्टर ए होगा यानी एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू होगा n कैप इनटू मॉड ऑफ ए। फिर n कैप क्या है? तो n कैप समझिएगा ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। क्या है ये? यूनिट वेक्टर है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। समझिएगा, ये आपके इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है? यूनिट वेक्टर है। n कैप यहाँ पर यूनिट वेक्टर है, ये आपने क्लास 11th में पढ़ रखा होगा, एक बार फिर रिवाइज कर लीजिएगा। और ए क्या है? इस सरफेस का एरिया यानी कि मैग्नीट्यूड है। वेक्टर ए क्या है? आपका एरिया वेक्टर है। तो एरिया वेक्टर यानी वेक्टर ए इज इक्वल टू n कैप इनटू मॉड ऑफ ए। यहां तक कंप्लीट। ये पॉइंट बिल्कुल नोट रखिएगा। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर द प्लेन। किसी भी पृष्ठ के हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा एरिया वेक्टर। क्लियर है यहां तक? चलिए, अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक। ये बेसिक चीजें थी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपको होगा गॉस थ्योरम। और उसमें जो रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं उनके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने पढ़ा एरिया वेक्टर, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। और नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स क्या होता है भैया, इसको समझेंगे। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ, समझिएगा, एक बार सुनिएगा फिर हम समझाने का प्रयास करेंगे। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बिल्कुल एक बार फिर समझिएगा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से, पॉइंट नोट कर जाइएगा। पहली बात तो वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ यानी क्लोज्ड गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाली यानी पास होने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को हम क्या बोलते हैं?
वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। एक मिनट जरा समझिएगा, तीन चीजें यहां पर आ रही हैं। नंबर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा है आपका क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, और तीसरा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, इन तीन चीजों पर चर्चा हम पीछे कर चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज करवाएंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिक चर्चा करेंगे। हमने कहा किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर कोई अन्य आवेश या आवेश समुदाय किसी प्रकार के वैद्युत बल का अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से। यानी अगर हम बात करें कि यहाँ पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसको हम यह इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। क्या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यानी वैद्युत बल रेखाएं क्या है? समझिएगा वैद्युत बल रेखाएं क्या है। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वे काल्पनिक यानी कोण वक्र, समझिएगा ये भी इमेजिनरी कर्व होते हैं। ठीक है, काल्पनिक यानी कोण वक्र जो किसी भी पोजीशन पर, किसी भी बिंदु पर, किसी भी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इट मींस अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है तो ऑलरेडी क्या करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन करती है। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाएं क्या है? वे काल्पनिक यानी कोण वक्र जो किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मान लेते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है? ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कर रही है। तीसरा पॉइंट जो इस पे आ रहा था वो है आपका गॉसियन सरफेस। ये एक प्रकार का इमेजिनरी सरफेस, समझिएगा गॉसियन सरफेस कुछ नहीं है, ये बिल्कुल आपका एजम्पशन होता है, एक इमेजिनरी सरफेस होता है। तो चलिए तीन चीजें क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन एंड गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है? यह आपका एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। ठीक है, बंद काल्पनिक पृष्ठ। अब चर्चा करते हैं वैद्युत फ्लक्स की ओर। हमने कहा वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की बात आती है। हमने कहा ई इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब इसके बाद कहा वैद्युत क्षेत्र में किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ। चलिए अब एक काल्पनिक पृष्ठ हम बना ले रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये आपका एक काल्पनिक पृष्ठ है। ठीक है, ये काल्पनिक पृष्ठ समझिएगा, ये बिल्कुल काल्पनिक पृष्ठ होता है, आपका एजम्पशन है। इसको चाहे तो आप डॉटेड लाइन से भी बना सकते हैं। ठीक है, काल्पनिक पृष्ठ है, बस समझिएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा। अब हमने क्या कहा? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ, पहली बात तो दिख रहा है ना, बंद है। काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ही तो है ना। तो आखिर इससे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास हो रही हैं? चलिए मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस यहां से पास होकर के यहां से निकलती है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये आपका जो बंद काल्पनिक पृष्ठ है, इससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ये तो ऊपर नीचे निकल जा रही है। ठीक है, तो वही कहने का मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ये बेसिक समझने की बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के थ्रू। इसी के अंदर कोई एज्यूम करते हैं यानी काल्पनिक सरफेस मान लेते हैं। चलिए इसका सरफेस का हमने मान लिया कि टोटल एरिया इसका क्या है, मान लेते हैं ए है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ई है। इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम टोटल मानेंगे फाई। क्या है? क्योंकि वैद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? फाई से रिप्रेजेंट कर, समझिएगा इसको हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसलिए इसको हम फाई ई से सफिक्स में ई लगा देंगे। ठीक है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस है उसका एरिया हमने मान रखा है ए, तो इससे गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वैद्युत फ्लक्स होगा, वो फाई होगा। अब हमें फाई की गणना करनी है, कैलकुलेशन करना है। उसके लिए लेट करते हैं, ये कोई एलिमेंट्री एरिया मान लेते हैं। ठीक है, ये एलिमेंट्री एरिया है। चलिए स्मॉल एरिया की बात करें, चलिए इसको हम मान लेते हैं डी ए। तो इससे पास होने वाली वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे। तो अगर एरिया आपका छोटा है तो वहां से पास होने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो भी कम होगा। तो डी ए के थ्रू पास होने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा हमने माना डी फाई। क्या माना? डी फाई। ये आपका जो होगा वो होगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, समझिएगा। यानी कि अगर आप बेसिक डिफिनेशन बनाए इसकी, तो वैद्युत फ्लक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वह आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट, जिसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। यस, स्केलर प्रोडक्ट भी इसको कहते हैं और इसी को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ये भैया आप लोगों ने
11th में पढ़ रखा है, ठीक है। समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को भी हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो डी फाई, जो कि हमने यहाँ पर एलिमेंट्री एरिया लिया है डीए, तो एलिमेंट्री एरिया डीए से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ई डॉट डीए। अब अगर हम बात करें कि हमें टोटल फ्लक्स निकालना है, तो टोटल फ्लक्स लिए करेंगे क्या, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन डी फाई ई, कहां से कहां तक, टोटल इंटीग्रेशन कितना हो, चूंकि एरिया का रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां पर हो जाएगा ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी। क्लियर है। तो ये डी फाई का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, टोटल वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, वो हो जाएगा आपका फाई, चूंकि हमने टोटल मान रखा है फाई, तो फाई ई इज इक्वल टू ये बन जाएगा आपका वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ये आपका निकल गया फार्मूला, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो आपने देखा वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है आपका, वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा उसके क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए के अदिश गुणन, जिसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैसे भी हमने बताया कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बंद कार्बनिक पदार्थ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होता है। फार्मूला अगर बात करें फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई इज इक्वल टू होगा भैया वेक्टर ई डॉट ए। यहाँ पर ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ए क्या है, एरिया वेक्टर, ये पीछे पढ़ चुके हैं। अब थोड़ी सी बात यहाँ पर ये कर लेते हैं कि जरूरी नहीं है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके सेम डायरेक्शन में हो, या इनके बीच कोई ना कोई एंगल भी हो सकता है। तो अगर हम ये माने कि यह आपका एरिया वेक्टर है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों के बीच क्या हो जाए, एंगल थीटा हो जाए। समझिएगा, यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अगर बीच में कोई ना कोई एंगल बन रहा है, मान लेते हैं वो एंगल थीटा बन रहा है, तो उस कंडीशन पे इसका फार्मूला क्या होगा, चलिए आगे चलते हैं। देखिए फाई इज इक्वल टू होगा वेक्टर ई डॉट ए, अभी आपने नोट किया था, ए डॉट बी। ए डॉट बी टाइप का है, स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट नेक्स्ट लास्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा 11th में। ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी cos थीटा। ये बन जाएगा आपका ई ए cos थीटा। पर थीटा, ये थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए यानी एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होगा थीटा। तो यहां से आपके अलग अलग केसेस बन जाएंगे। वो केसेस क्या बनेंगे, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब अगर हम बात करें कि थीटा इक्वल 0 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैरेलल हो, जब एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उस कंडीशन पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, तो ऑलरेडी आप जानते हैं cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इससे आपसे बनेगा फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। लेकिन अगला केस ये भी हो सकता है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा की बात करें 90 हो गया, देन cos 90 की वैल्यू आप लोग जानते हैं मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज से, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। देयरफॉर फाई की जो बात करें हम, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, देयरफॉर फाई की वैल्यू जो हो जाएगी 0। मतलब अगर कहीं ऐसी कंडीशन आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, उस कंडीशन पे उस गॉसियन सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होगा। ये तो बात समझ में आ रही है ना। अगर ध्यान दीजिएगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में अगर परपेंडिकुलर है यानी अभिलंबवत हैं, तो उस कंडीशन पे उस गॉसियन सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स पास नहीं होगा। और अगर वो दोनों पैरेलल हैं यानी थीटा की वैल्यू 0 है, उस कंडीशन पे गॉसियन सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। क्लियर, बिकॉज़ cos 0 की वैल्यू मैक्सिमम होती है। क्लियर है। ये था आपका वैद्युत फ्लक्स। अभी आपने पढ़ा एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश, और उसके नेक्स्ट टॉपिक में आपने पढ़ रहा है वैद्युत फ्लक्स। अब जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे, वो है आपका गॉस की प्रमेय या गॉस थ्योरम। हाँ, कहीं पर अगर कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो फ्रेंड्स बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9621193558 पर अपनी प्रॉब्लम कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। हाँ, और जो मित्र अभी तक भी हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, ज्ञानांजलि फिजिक्स क्लासेस बाय प्रदीप सर के नाम से है, उसको आज ही ज्वाइन करें। उस पर आपको सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है कि पिछला सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो आज जुड़ रहे हैं या अभी जुड़ने वाले हैं उनको भी पिछला सारा कंटेंट मिल जाएगा जहां तक हमने पढ़ा रखा है। चलिए अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं, गॉस थ्योरम। आखिर गॉस थ्योरम है क्या? तो गॉस थ्योरम क्या है उससे पहले हम जानेंगे गॉस थ्योरम किसके लिए है, यानी गॉस थ्योरम में रिलेशन क्या है, किसके बीच है। तो सबसे पहली बात, गॉस थ्योरम में रिलेशन किसके किसके बीच है? तो गॉस थ्योरम में रिलेशन है भैया फाई ई एंड क्यू के बीच। अब दोनों को आप समझिए पहले है क्या। फाई ई क्या है? अभी जस्ट आपने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्यू क्या है? ये तो आपने बहुत पहले पढ़ रखा है। बोलो बोलो बोलो, क्या भैया? इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बीच रिलेशनशिप जो है वही है गॉस थ्योरम। आखिर रिलेशनशिप कैसा है तो वो समझेंगे अब। ये क्लियर है ना? इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को ही गॉस ने अपनी थ्योरम के माध्यम से डिराइव कर दिया। चलिए अब चर्चा करते हैं थ्योरम क्या है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम की अगर हम बात करें, गॉस के नियम के अनुसार, गॉस की प्रमेय के अनुसार, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, समझिएगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश Q का, पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। थ्योरम पर बेसिक समझेंगे। क्या कहा हमने? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। वन लाइन की डेफिनेशन है, बिल्कुल समझिएगा, ठीक है। फाई इक्वल टू क्या है? Q/ε0। बिल्कुल यही समझ लीजिएगा, आपको उतना भी याद नहीं रखना, सिर्फ फाई इक्वल टू Q/ε0 ध्यान में रखना है, यहीं से क्लियर हो जाएगा। Q क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है। फाई क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ε0 आप जानते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता है, ठीक है। तो हमने कहा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का, जो उस सरफेस पे बाउंडेड चार्ज है, पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्लियर है? ये था आपका स्टेटमेंट गॉस थ्योरम का। थोड़ा सा इसको समझ भी सकते हैं तो समझना चाहें कैसे। मान लेते हैं ये कोई आपका गॉसियन सरफेस है, ठीक है। तो इस गॉसियन सरफेस से मान लेते हैं इसमें टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो इसका टोटल चार्ज है वो कितना है? प्लस क्यू है। समझिएगा, प्लस क्यू टोटल चार्ज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्या कहा? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, इससे हमने मान रखा कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है? फाई। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का, इससे कितना आवेश बाउंडेड है? प्लस क्यू गुलाम पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो 1/ε0 डिवाइड कर दीजिए, ये है आपका स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये बिल्कुल समझ रखिएगा, अक्सर पूछा जाने वाला टॉपिक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। स्टेटमेंट अभी आपको लर्न हो गया होगा। फाई इज इक्वल टू Q/ε0। एक बार फिर रिवाइज करवा दूं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। और इसका छोटा सा डेरिवेशन भी है। डेरिवेशन तक बने रहने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और इसका जो डेरिवेशन है बिल्कुल उसको नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तब तक सभी मित्रों को बाय बाय, थैंक यू।